देश में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की 2 डोज अब तक सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन बार बार यह चर्चा भी होती है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। सवाल यह है कि वायरस अपना रूप बदलता जाएगा तो क्या हमें बार बार नई डोज लेनी पड़ेगी? यह सिलसिला आखिर कैसे खत्म होगा? देश में चलते व्यापक टीकाकरण अभियान के साथ साथ वायरस के नए स्ट्रेन भी सामने आते रहते हैं और सवाल उठता रहता है कि क्या ये टीके आगे तक हमें पूरी सुरक्षा दे पाएंगे या फिर एक अंतराल के बाद सबको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। 2 दिन पहले ही स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाने वाली रूस की कंपनी गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया कि वो स्पुतनिक वैक्सीन का बूस्टर डोज लॉन्च करने जा रही है। दावा है कि ये बूस्टर डोज भारत में भयानक दूसरी लहर के लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर बेहद असरदार होगा। तो स्पुतनिक वैक्सीन की बूस्टर डोज लॉन्च होगी। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि वैक्सीन के असर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या बूस्टर डोज की जरूरत है। अमेरिका में वैक्सीनेट हो चुके लोगों पर बूस्टर डोज के ट्रायल जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन भारत में तो अभी तक वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में बूस्टर डोज की चर्चा और भ्रम पैदा करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बूस्टर डोज की जरूरत हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस किस तरह से नए वेरिएंट के तौर पर अपना रूप बदलता है इस पर निर्भर करेगी। नहीं, इसकी कोई गारंटी, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जो हम डोज लगाएं बूस्टर वो अभी 6 महीने साल भर तक ही रहे और उसके बाद फिर से जरूरत पड़ जाए। अभी जो है बहुत ही जल्दी है कहना कि जरूरत पड़ेगी, अभी ये भी जल्दी है कि जरूरत नहीं पड़ेगी ये कहना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बूस्टर की हमें ज़रूरत ही न पड़े। तो इसलिए जो है बूस्टर की अभी ये नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो रिसर्च हो रहे हैं वो इसलिए कि कल अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए किया जा रहा है। आसान शब्दों में समझा जाए तो वैक्सीनेशन के बाद कई मामलों में वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है और अगर आप दोबारा भी वायरस के संपर्क में आते हैं तो ये इम्यूनिटी दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन देखने में आया है कि कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता, यानी वैक्सीनेशन के बावजूद अगर मरीज के शरीर में इम्यूनिटी नहीं बनती है तो फिर बूस्टर डोज की जरूरत होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये गारंटी है कि बूस्टर डोज के बाद इस महामारी के किसी और टीके या फिर अगली बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी? नहीं, इसकी कोई गारंटी, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जो हम डोज लगाएं बूस्टर वो अभी 6 महीने साल भर तक ही रहे और उसके बाद फिर से ज़रूरत पड़ जाए। अभी जो है बहुत ही जल्दी है कहना कि ज़रूरत पड़ेगी, अभी ये भी जल्दी है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कहना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बूस्टर की हमें ज़रूरत ही न पड़े। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आमतौर पर जिन बीमारियों के टीके हमें बचपन में लगे हैं उनमें कभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ी, फिर इस बार क्यों 2 डोज लगवाने के बावजूद पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही? क्यों दुनिया भर में वैक्सीन कंपनियां बूस्टर डोज पर रिसर्च कर रही हैं? बूस्टर का कंसेप्ट ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अभी हमें नहीं पता कि रियली इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, और अगर नया वायरस सर्कुलेशन में आ जाता है तो सेम वैक्सीन को अगर बाईपास कर रहा है तो बूस्टर को भी बाईपास करेगा। जो बूस्टर हमने पुरानी वेरिएंट के लिए दिया हुआ है तो उसकी भी संभावना है कि उसको भी वो बाईपास कर सकता है। इसलिए जो है हमें ये तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपनाते ही रहना पड़ेगा जब तक संक्रमण का खतरा कम नहीं जाता है, और वह जो है गवर्नमेंट जब भी खतरा कम होगा तो उसको अनाउंस करेगी, उसके अनुसार हमें फॉलो करना चाहिए। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के मामलों में बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वैक्सीन कंपनियां मानकर चल रही हैं कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट के मद्देनजर इनकी जरूरत पड़ेगी। वहीं अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला का बयान है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 12 महीने के अंदर लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक फाइजर की 2 डोज कोरोना के जितने वेरिएंट इस समय मौजूद हैं उनके खिलाफ 88% और एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड की 2 डोज 60% तक असरकारक हैं। अब यह साफ है कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स के सामने आने से आने वाले दिनों में वैक्सीन का प्रभाव कम होगा। ऐसे में वैक्सीन का प्रभाव बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी। भारत में वैक्सीन का बूस्टर डोज कब और कैसे ज़रूरी होगा, इस बारे में डॉक्टर्स का मानना है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन तो पूरा हो, उसके बाद आने वाले आंकड़ों से ही और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जानकारी से यह साफ हो सकेगा कि बूस्टर डोज की कब और कैसे ज़रूरत होगी।
भारत में देखिए किस तरीके से महामारी का खतरा लगातार जताया जा रहा है। बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। कम से कम कोविड को लेकर जिस तरीके के तमाम प्रोटोकॉल्स की बात कही जा रही है उसका पालन करें, ये बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर यह ना सोचें, निश्चिंत होने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटेन में लोग 21 जून को लॉकडाउन पूरी तरह खुलने के इंतजार में थे, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन संबंधी सभी पाबंदियों को समाप्त करने की अवधि को 4 हफ्ते तक टालते हुए इसे 19 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसकी वजह है ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की खतरनाक दस्तक। ब्रिटेन में 3 दिन पहले यानी गुरुवार को 11,007 कोरोना केस सामने आए, जो पिछले 4 महीने में एक दिन में आने वाले कोरोना केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 फरवरी को 11,994 केस मिले थे। एक दिन में 11,000 से ज्यादा केस। इस खतरनाक उछाल का जवाब शायद लॉकडाउन में मिली ढील में छुपा है। दरअसल ब्रिटेन में 17 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से रोजाना कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिल रहा था और इसके 1 महीने बाद ब्रिटेन में कोरोना के मामले 6 गुना बढ़ गए। दरअसल ब्रिटेन में पिछले 1 महीने में 6 गुना केस बढ़ गए हैं। 17 मई जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1,979 केस थे। 20 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 2,874 हुआ। 26 मई को 3,180 केस, 4 जून को 6,238, 10 जून को 7,393, तो 17 जून को यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 11,007 केस। जानकारों का मानना है कि इसे तीसरी लहर की आमद मान सकते हैं और ये उछाल ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ है। पिछले 1 महीने में जितने केस मिले हैं उनमें से 96% डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आकर संक्रमित हुए। पिछले सिर्फ 11 दिन में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। A new variant has given the virus extra legs, both because it spreads more easily and because there's some evidence that the risk of hospitalization is higher than for the Alpha variant, which was, of course, previously dominant in this country. The Delta variant now accounts for 96% of new cases. द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में पिछले सप्ताह 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के दौरान नेता कई बार बिना मास्क के दिखाई दिए थे, साथ ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। इसके बाद वहां कोरोना के मामले बढ़े। कॉर्नवॉल में 1 हफ्ते में 10% तक नए मामले मिले हैं। इसके चलते वहां होटलों को बंद करना पड़ा। मुझे लगता है ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हमें अब एक तीसरी लहर का सामना करना होगा। बड़ा सवाल यह है कि ये लहर किस हद तक लोगों को अस्पताल पहुंचाएगी, चूंकि हमने 55% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगा दी है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि खतरा ज्यादा ना हो, मगर सच ये है कि हमें नहीं मालूम कि ये लहर कितनी खतरनाक होगी। यानी ब्रिटेन में वायरस और टीके के बीच सीधी दौड़ चल रही है। फ्रीडम डे यानी पाबंदियां हटाए जाने का दिन 19 जुलाई तय किया गया है और सारा फोकस अब अगले 1 महीने में 40 साल की उम्र से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक देने पर है, ताकि उन्हें वायरस से अधिकतम सुरक्षा मिल सके। बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद प्रधानमंत्री जॉनसन का मानना है कि 19 जुलाई पाबंदियों को समाप्त करने का आखिरी दिन होगा। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब तक ये वायरस हर उम्मीद को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। दुनिया भर के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ये किसी तरह काबू में आए। और देखिए, तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। ये बात विशेषज्ञ ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे। ताजा खबर तो यह है कि रूस से जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,906 नए केस सामने आ गए हैं। ये आंकड़े 1 फरवरी के बाद के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। और रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 466 लोगों की मौत हुई है। तो जो लोग ये समझने लग गए हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, वो सावधान हो जाएं, तमाम सावधानियां बरतें, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। देखिए, तीसरी लहर के खतरे को लेकर रूस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोरोना से हुई करीब 3,85,000 मौतों पर 4 लाख मुआवजे की मांग पर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर इतनी मौत पर परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया गया तो कुल रकम बनती है 15,400 करोड़ की।
यही वजह है कि कल यानी 21 जून को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र ने अपना जवाब बता दिया है। कोरोना से मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर केंद्र ने असमर्थता जताई। केंद्र ने दो टूक कहा, इस तरह से खाली हो जाएगा राज्यों का आपदा कोष। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया, अगर मुआवजे की वजह से राज्यों का फंड खत्म हो जाएगा तो कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से लड़ पाने में मुश्किल आएगी। केंद्र ने कहा, इस वित्त वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए एसडीआरएफ में दिए गए। इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है। केंद्र ने 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इस समय केंद्र और राज्यों को राजस्व में कमी हुई है। ऐसे में कोरोना से हुई 3,85,000 मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल है। राज्यों को इसके लिए बाध्य किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे जरूरी काम पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही थी। अब सुनवाई से पहले दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से याचिका में 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 मई को नोटिस जारी किया था। 11 जून को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब केंद्र की तरफ से यह कहा गया था कि सरकार मुआवजे की मांग को अनुचित नहीं मानती है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने के लिए 10 दिन का समय दिया था, लेकिन अब सरकार ने यह कहा है कि आर्थिक रूप से यह संभव नहीं है कि कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बेहतर हो कि कोर्ट इस मसले को आपदा प्रबंधन अथॉरिटी पर ही छोड़ दे। लेकिन इस जवाब के बाद केंद्र सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि क्या मोदी सरकार को तनिक भी लोक लज्जा है? कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए ऐसा नहीं, पर कोरोना के दौरान सेंट्रल विस्टा और पीएम के लिए भव्य महल बनवाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हैं। पेट्रोल डीजल की लूट से साल 2020-21 में जमा किया 3.89 करोड़ रुपया कहां गया? देश में जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी असली वजह आपको हम बताने जा रहे हैं। सरकार जो तर्क दे रही है कि विश्व बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यह तर्क एक तरफा है, क्योंकि हम जो सच अब आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे साफ पता चल जाएगा कि सरकार सिर्फ अपने टैक्स कम कर दे तो कीमतें ठहर सकती हैं। यह पूरा गणित आखिर क्या है, समझिए। सरकार का महंगाई वार। पिछले 7 साल में पेट्रोल से कमाई में बढ़ोतरी 122%। पिछले 1 साल में पेट्रोल से कमाई में बढ़ोतरी 24%। सिर्फ पेट्रोल डीजल से हर मिनट कमाई 1 करोड़ रुपए। पेट्रोल डीजल से सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। कमाई के इस आंकड़े ने आम करदाताओं के इनकम टैक्स और बिजनेस से हासिल कॉर्पोरेट टैक्स की कमाई को देश के इतिहास में पहली बार पीछे छोड़ दिया है। सरकार का महंगाई वार। पेट्रोल डीजल पर टैक्स 5.25 लाख करोड़। पर्सनल इनकम टैक्स 4.88 लाख करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स 4.57 लाख करोड़। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार कोरोना के इस काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके अपनी जेब तो भर रही है, लेकिन जनता के लिए हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी उछाल आया है। अगर बात करें तो देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज का जो ताज़ा भाव है पेट्रोल का वो भी आपको बता देते हैं और ये भी जानकारी देते हैं कि कल के मुकाबले आज फिर पेट्रोल जो है वो 29 पैसे महंगा हो गया है और डीजल की बात करें तो वो 28 पैसे महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं तो खाना पकाने में काम आने वाले तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों पर तेलों की बढ़ती कीमतों की मार पड़ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कारण क्या है।
आज एबीपी न्यूज के इस वीकेंड स्पेशल में यही है हमारी खास पड़ताल। आपकी जेब से जुड़ी, आपकी जिंदगी से जुड़ी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे तेल के ताव को 3 गुना करने वाले 3 कारण। ये तस्वीर देखकर, पुलिस की ये पीली पट्टी वाली घेरेबंदी को देखकर, यहां मौजूद पुलिस वालों को देखकर इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहां कोई अपराध हुआ है। लेकिन ये अपराध क्या है और क्यों हुआ, ये देखिए उसकी वजह। नेशनल हाईवे 9 पर यूपी के हापुड़ से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे 26 लाख के सरसों के तेल से भरे ट्रक को मुरादाबाद के पागबड़ा थाना इलाके में बुलेरो सवार बदमाशों ने लूट लिया। सरसों के तेल से भरे इस ट्रक को अपराधी संभल की तरफ ले जा रहे थे जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया तो जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को भी गोली लग गई। घायल पुलिसकर्मी और घायल बदमाश को इलाज के लिए संभल के जिला अस्पताल में ले जाया गया है। आखिर हमने ये अपराध की कहानी आपको क्यों दिखाई, तो उसकी वजह है ये बातें जो जयपुर में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने दर्ज की। कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की आमदनी लगातार घट रही है या बिल्कुल कम होती जा रही है। ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई ने एक आम भारतीय परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों के घर का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आमदनी के स्रोत जो हैं वो पहले की तरह बने हुए हैं। कितना फर्क पड़ा है एक आम आदमी के परिवार पर लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से, ये जानने के लिए इस वक्त मैं अर्जुन जी और कविता जी के घर पर हूँ। घर के ड्राइंग रूम में हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार है। परिवार की बात की जाए तो खुद अर्जुन जी, उनकी पत्नी कविता और इसके अलावा बेटे जयंत हैं। छोटा परिवार है लेकिन खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भैया किस चीज़ का मैं नाम लूँ, बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है, बहुत बजट पे असर पड़ गया है। जैसे तेल को ले लो, पहले इंजन तेल 110 का आता था, अब 200 का आने लग गया। दालें का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ता जा रहा है। सरसों का जो तेल कुछ दिनों पहले तक 100 से लेकर 125 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था, आज उसके भाव 190 से लेकर 200 रुपए तक पहुंच गए हैं। आम इंसान का शरीर सिर्फ 10% सैचुरेटेड फैट ही पचा सकता है। इस तथ्य की वजह से कोरोना काल में लोगों में बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सरसों के तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे सरसों के दाम में इजाफा भी एक बड़ी वजह है। काफी फर्क पड़ा है। तेल के प्राइसेस, लेबर जो चली गई है यहाँ से, और जो सब्जियां हैं, जो घर के किचन है, प्लस जो दूसरी चीजें हैं, सभी महंगी हो गई हैं। सभी की जरूरतों को, आवश्यकताओं को मीट करना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, फ्रूट्स के रेट बढ़ गए हैं, ऑयल का रेट बढ़ गया है। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं उससे और ज्यादा इफेक्ट आया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। ये है दिल्ली का कक्कड़ परिवार। कोरोना के इस काल में तेल की बढ़ी कीमतों से ये भी परेशान है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक परिवार के साथ हैं और हमारे साथ विनय जी हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता जी और उनके 2 बच्चे जुड़ गए हैं इस वक्त। और दिल्ली में भी जिस तरीके से हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे बाकी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, दिल्ली में भी ये आंकड़ा जल्द ही 100 के पार होने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें घर के रोज़मर्रा की ज़रूरतों की, तो वो ज़रूरत की चीज़ें भी हर रोज़ महंगी होती जा रही हैं। तेल के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 100 रुपये का आता था, अब वही थोड़ा और महंगा हो गया है। तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बिल्कुल बेतहाशा चीज़ों में महंगाई बढ़ी हुई है, रेट चेंज हैं, और इनकम मेरी है नहीं क्योंकि काम बंद हैं, तो ये दोहरी मार पड़ रही है। आखिर तेल की कीमतें इस तरह आसमान क्यों चढ़ रही हैं? इसके पीछे 3 वजहें बताई जा रही हैं। ये तीनों ही एक साथ सरसों के तेल को महंगा कर रही हैं। तेल का 3 भाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, सरकार की खरीफ 2021 नीति, पाम ऑयल की मिक्सिंग बंद। भारत सरकार ने हाल ही में तिलहन और दलहन उपजाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए खरीफ 2021 नीति बनाई है, जिसके तहत तेल और दाल की MSP में इजाफा किया गया है। साथ ही सरकार ने इस साल से खाद्य तेलों में पाम ऑयल की मिक्सिंग को बंद कर दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
यही वजह है कि देश में तेल का तिगुना भाव दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।